Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM. Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं. Radio 2000 98.5 FM Multicultural Radio. नमस्ते श्रोताओ, आज आप यतीन्द्र गुप्ता के साथ में हैं और शुरुआत मालूम नहीं कितने लोगों ने थोड़ा सा पहले प्रोग्राम लगाया होगा. मैंने राम का भजन लगा दिया था. आज हम बात करेंगे जो पुनः प्रतिष्ठा राम भगवान की प्रतिष्ठा पुनः हुई है, या ऐसे बोलें कि अब आप अगर अयोध्या जाएंगे तो राम दरबार भी देख पाएंगे. उनका जो बालक स्वरूप था उसका पहले प्रतिष्ठा हुई, अब उनका राम दरबार, अभी भगवान राम को जिस तरीके से हम जानते हैं उनकी प्रतिष्ठा हुई है, उसके बारे में एक हम छोटी सी यूट्यूब की प्रस्तुति है वो भी सुनवाएंगे आपको. और हम बाद में हमारे साथ में पूनम जी भी जुड़ेगी, वो समाचार लेके आएंगी. आज हमारे मेहमान होंगे जयरामन जी, जो बहुत समाज सेवा कर रहे हैं सिडनी में. उनसे हम बातचीत करेंगे, उनके क्या नए प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में बातें करेंगे. और श्रोताओ, अब क्या चाहते हैं, जो हमारा 8 से 9 का प्रोग्राम है, एक जो सेगमेंट है सनातन के ऊपर है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या आप उसमें शामिल होना चाहते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा. अब हमारी जो अब हिंदू पुनर्जागरण की एक वेव चल रही है, आप कह सकते हैं, क्या आप उसमें शामिल होना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि जो हिंदू जागरण का काम हो रहा है वो सही है? हमें अपने बारे में और आपके विचारों के बारे में बताइए. मेरा नंबर यहाँ का है 0421 590 791 0421 590 791. हम चाहते हैं कि हम सब जुड़ें, जो भी जिसका विचार है वो हमें बताएं और हम आपको रेडियो पर लेके आएंगे. आप हमें लाइव फ़ोन भी कर सकते हैं या हमें अपना विचार भी लिख सकते हैं. इसी पे आप संदेश लिख सकते हैं, SMS या व्हाट्सएप के द्वारा भी 0421 590 791. और आज हम गाने आपको जो सुनवाएंगे वो नरगिस जी के ऊपर होंगे. नरगिस जी को कौन नहीं जानता. नरगिस दत्त कहते हैं कि माधुरी दीक्षित जी को ऐसे कहा जाता था कि वो उनकी कॉपी करती हैं. और किसी ने एक रिमार्क करा था श्रोताओं माधुरी जी के लिए कि क्या नरगिस जी आपकी कॉपी करती थी. मालूम नहीं कौन सही है कौन गलत है, लेकिन दोनों ही अपने आप में विशिष्ट हैं. हम चाहेंगे कि आप हमें बताएं कि नरगिस जी के बारे में आप कौन से गाना सुनना चाहते हैं. इन द मीन टाइम हम आपको एक प्रस्तुति सुनाते हैं जो राम दरबार के बारे में. भावना जैसी प्रभु सूरत तिन देखी कैसी, ऐसा कहा जाता है. यानी कि जिसकी जैसी भावना उसका वैसे लिए भगवान का स्वरूप होता है. मूर्तिकार ने अपनी ही ऐसी भावना के साथ राम दरबार के अमूर्त रूप को मोहिनी रूप में ढाला है और भगवान को सजाने के लिए, उनकी आभा बढ़ाने के लिए स्वर्णकारों ने अपनी कल्पना के आधार पर गहने बनाए. देखिए.
नयनाभिराम रूप। मुख से बोलती संगमरमर शिला से आया गौरवर्ण। दिवाकर से दमकते पीत वस्त्र। नख से ललाट तक शोभा बढ़ाते हीरे, पन्ने और सोने के आभूषणों का आलोक। सिंहासन पर शान से विराजमान श्री राम जानकी की शोभा देख संसार मुग्ध है, चमत्कृत है, विस्मृत है। राघव के इस रूप को गढ़ने वाले मूर्तिकार जयपुर के सत्यनारायण पांडे हैं, तो वहीं उनके शुभ वस्त्रों के निर्माण का दायित्व दिल्ली के डिजाइनर अंकुर अग्रवाल को दिया गया था। इसी क्रम में भगवान के आभूषण सूरत के हीरा व्यापारी मुकेश पटेल ने भेंट किए हैं। 1000 कैरेट डायमंड, 25 किलो सोना और 30 किलो चांदी के आभूषणों से राजा राम के दरबार का श्रृंगार हुआ है। रामलला सरकार की जो प्रतिमा है वो एक 5 वर्षीय बालक की है और उनके पोशाक बनाते वक्त ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी था कि वो एक 5 वर्षीय बालक हैं। वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का बचपना है, वो बचपन है, मतलब वो उनकी एक किशोर अवस्था का एक प्रतिमा है। और अब जब राम दरबार की जो पोशाक बनाई जा रही है वो राजा राम की बनाई जा रही है, उनके भाइयों की बनाई जा रही है, माँ जानकी की बनाई जा रही है। तो वो बनाने में एक अलग ही मतलब चैलेंज भी है और मज़ा भी आ रहा था। और सही बताऊँ आपको तो कि क्योंकि प्रतिमा आखिरकार एक पत्थर पर उकेरी जाती है, तो जब मैं बार पहली भी जब रामलला के लिए बनाया तब भी और आज भी मैं कहूँगा कि किसी इंसान के लिए बनाना बहुत आसान होता है, क्योंकि वो बता पाता है, वो कह पाता है कि कैसे हमें क्या अच्छा लग रहा है, ये फिटिंग अच्छी है, बुरी है, गंदी है, ढीला चाहिए, टाइट चाहिए। बट प्रतिमा के साथ वार्तालाप स्थापित करना, वो संपर्क स्थापित करना और उनके मन की मंशा जान पाना, ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, एक बहुत बड़ी तपस्या की तरह है। राम दरबार में स्थापित प्रतिमाएं सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक भर नहीं, बल्कि वैज्ञानिक सोच और शिल्पकला का बेजोड़ उदाहरण भी हैं। राम दरबार की मूर्तियों को 40 साल पुराने संगमरमर पत्थरों पर उकेरा गया है। बताया जा रहा है कि इन मूर्तियों की चमक समय के साथ मध्यम होने की जगह हर जलाभिषेक के साथ बढ़ती चली जाएगी। इन पत्थर की विशेषता ये है कि जैसे भगवान बहुत सुंदर थे और सबको मनमुग्ध कर देते थे, ऐसा ही वो पत्थर देखने में है। लेकिन अंदर से पत्थर इतना कड़क है जैसे भगवान का धनुष रहता है और उसमें से तीर निकलता है। इस तरह से उसमें टन 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 की आवाज आती है और उस तरह से वो हार्ड पत्थर है जो हजारों साल तक रहेगा। जहाँ तक बात परिधान की है तो राम दरबार में भगवान राम बनारसी वस्त्र की पीताम्बर धोती और गहरे गुलाबी रंग के अंग वस्त्रम से सुशोभित हैं, जो न केवल शुभता और पवित्रता का प्रतीक हैं, बल्कि ये बुद्धि, विवेक और तेज का प्रतिनिधित्व भी करता है। कैसे अपने भारत के जो हमारा जो कल्चरल डाइवर्सिफिकेशन है, जो एक और जितना रिच कल्चर हमारा है, कैसे उसको हम एक तरीके से उनके चरणों में लाकर पूरे वर्ल्ड को दिखाएं कि हम कितने कल्चरली कितने समृद्ध और कितने आगे हैं। तो उसी कड़ी में जब भगवान की जब हम पोशाक डिज़ाइन कर रहे थे, इसको हम शिवस्त्रम बोलते हैं, इसमें जो अभी जो वस्त्र है जो आप आज देख रहे हैं वो वस्त्र काशी का है और बूटी सिल्क है काशी का, और उसमें जो रंगाई हुई है वो जयपुर की बंदेज की रंगाई है। और ये जयपुर की जो इसके पीछे भी एक रीज़न था, क्योंकि मूर्ति जो है वो जयपुर में तैयार हो रही थी। और ये अगर मैं दिखाऊं दर्शकों को, ये श्री रामचंद्र की वही मूर्ति, इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो ये आप जिसमें बता रहे हैं ये जो येलो है ये कलर ही है? जी हाँ, कलर भी है, बट आप अगर नज़दीक से देखेंगे और शायद आपकी कैमरा के माध्यम से हम लोग बाकी लोग भी देख पाएंगे, तो इसमें जो रंगाई हुई है वो बंदेज की है, जो कि राजस्थान की परंपरागत रंगाई है। बहुत शुभ माना जाता है हिंदू धर्म में। पीताम्बर है, क्योंकि हमने यही क्योंकि आज प्रथम दिन था, प्राण प्रतिष्ठा का दिन था, तो प्रभु श्री राम वैसे भी उनको हम मतलब विष्णु जी के वो हैं और पीताम्बर उन्हें बोला जाता है। नीचे नीचे आपने यहाँ पर ग्रीन कलर की कढ़ाई है, हैंड एम्ब्रॉयडरी पूरी। ये जहाँ चरण है श्री राम के, यहाँ इसके बारे में बताइए। जी, तो ये एक्चुअली हैंड एम्ब्रॉयडरी है, ये दबका है, और इसमें एक्चुअली जब भी हम कभी किसी विशेष उत्सव के लिए कपड़े बनाते हैं उसमें ज़रूर हम कुछ अंश रियल गोल्ड के और
स्वर्ण के, चांदी के डोर लगाते हैं। तो ये हाथ की कढ़ाई है बिल्कुल, लेकिन उसमें जो तार लगते हैं वो भी कहीं ना कहीं उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। श्रोताओं, ये प्रस्तुति कैसी लगी? मुझे मालूम है कि काफ़ी लोग वो लेडीज़ को जानते हैं, लेकिन रेडियो के माध्यम से दोबारा से इसके बारे में इस तरीके से श्रृंखला करना चाहते हैं कि क्यों ना इसके ऊपर हम बात भी करें। आपने सुन तो लिया होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो भी हमें बताएं। तो श्रोताओं, ये श्रृंखला यहाँ पे हम अभी समाप्त करते हैं और हम बात करने की कोशिश करते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजर आलोक जी से। तो हेलो आलोक जी, कैसे हैं? जी बढ़िया। आलोक जी, अभी आप दर्पण रेडियो में 2-3 हफ्ते के बाद में आ रहे हैं। कैसा रहा अभी तक का आपका सब? आप राम दरबार वगैरह भी गए होंगे? जी जी, अभी पीछे मैं हरिद्वार भी गया था, ऋषिकेश गया था। जी। तो बड़ी मंगलदायक यात्रा रही, बहुत आनंदवर्धक। और मैं कह रहा हूँ ऋषिकेश एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जाके असीम सुख मिलता है, असीम शांति मिलती है मन को। और मैंने वहाँ गंगा आरती अटेंड की, तो वातावरण इतना प्रभावी है कि जितनी तारीफ करूँ उतनी कम। साधना के लिए स्थान भी बहुत जरूरी होती है। आप जिसको डांस जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे साधना नहीं हो सकती है, उसके लिए बिल्कुल स्थान भी बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। राम दरबार की स्थापना हुई है, उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं आप? देखिए, प्रभु राम जी का दरबार की जो स्थापना हुई है, मैं कह रहा हूँ जब से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है, तब से वो वाकई में एक ऐसा न सिर्फ तीर्थ स्थल तो है ही है, लेकिन वहाँ की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है अयोध्या की और उसके आसपास के एरियाज की, मैं कह रहा हूँ जी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अच्छा। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो उत्तर प्रदेश ना होकर के उत्तम प्रदेश के रूप में स्थापित हो रहा है, और बहुत शीघ्र, मतलब आर्थिक दृष्टिकोण से मैं आलोक जी उत्तर प्रदेश थोड़ा सा आपको रोक जी रहा हूँ। मैं इसको हिंदू पुनर्जागरण की तरीके से देखता हूँ, आप इसके बारे में कैसे सोचते हैं? देखिए, जब से केंद्र में पिछले विगत 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इनका मुख्य एजेंडा ही हिंदू समाज का पुनर्जागरण है, और इसमें ये बहुत ज्यादा कामयाब हुए हैं। और इसी के चलते कोरोना के बाद से पूरे विश्व पटल में चाहे जैसी भी मंदी आई हो, क्योंकि हिंदू जागरण की वजह से आर्थिक पुनरुत्थान भी संभव हो पाया है। और अभी लेटेस्ट डिसीजन कल का है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जो बिग 4 कंपनीज हैं, ऑडिटिंग कंपनीज, एक्सेंचर और ये अपना डिलॉयट, इन सबको भारतवर्ष की कंपनियों में ही शुरू करने का निर्णय लिया। यानी जो विदेशों से ये सेवाएं लेते आ रहे थे, अब इन्होंने निर्णय लिया है कि ये भारत की ही कंपनियां ये ऑडिटिंग और जो भी इकोनॉमिक जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए। आलोक जी, मैं अकाउंटेंट भी हूँ, तो ये जो बिग 4 हैं उसमें PwC, EY, KPMG, डिलॉयट, ये आते हैं 4। और ये क्या करते हैं, चूँकि ये थोड़ा सा विषय थोड़ा सा आउटरूट हो गया, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि आपने चूँकि इस विषय को लिया है कि ये जो कंपनियां हैं ना, ये कंसल्टिंग फर्म है रियली। इनको अकाउंटिंग फर्म या ऑडिट फर्म बोलते हैं, लेकिन इनका जो मेन बिजनेस है, और ये करोड़ों, ये बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस करते हैं। और इनका जो मेन काम क्या होता है, ये गवर्नमेंटों को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो समझो कि आपको कोई एक प्रोजेक्ट करना है, तो उसमें एक बात आएगी कि साहब ये प्रोजेक्ट
आप अपना इंडिजिनस बनाइए, आप अपना R&D करके और उसको बनाइए। दूसरा है कि ये कहेंगे साहब नहीं साहब, वहाँ से आप टेक्नोलॉजी लेके और आप बना लो। तो इनकी जो अप्रोच होती है वो ROI बेस्ड नॉर्मली होती है। देश हित के इनके दिमाग में, क्योंकि ये इंटरनेशनल कंपनी है, इनको पैसा बनाना, इनको ये दिखाना है किसी भी गवर्नमेंट को कि साहब आप इतना इन्वेस्ट करेंगे, इतनी जल्दी ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। तो जो भारत सरकार कर रही है वो सब कुछ इंडिजिनस तरीके से बन रहा है कि सब भारत में बने। उसके लिए ये कंपनी उपयुक्त नहीं है, ये उसके पीछे की पृष्ठभूमि है। लेकिन क्या है कि हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मैं खुद एक भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ, तो ये मेरा एक काफ़ी समय से ये चल रहा है, उनके साथ में द्वंद्व चल रहा है। आप ऐसा भी कहेंगे तो भी मैं बुरा नहीं मानूंगा कि जो हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जो हमारा इंस्टीट्यूट है, जिस तरीके से ग्रूमिंग करता है हमारे मेंबर्स की, वो सारा का सारा करप्शन बेस्ड हो चुका है। हमें ये भी नहीं मालूम है कि हम सही तरीके से काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। किसी से भी बात करोगे कि सब वो इनकम टैक्स का केस करा लो, ये करा लो, वो करा लो, हमारी ग्रूमिंग नहीं हो रही है। शायद जब 2015 में मोदी जी ने हमारे एक इवेंट को एड्रेस करा था, उसमें उन्होंने सब बोला था, लेकिन अभी तक आज समझो 10 साल हो गए हैं। 10 साल में हमारे इंस्टीट्यूट ने कुछ नहीं करा है, और शायद इस प्रयास से अब इंस्टीट्यूट के सामने कोई ऑप्शन नहीं बचा है कि वो देश हित में ये कंसल्टिंग का काम भी शुरू करें। और ऐसी तो ये क्या होता है ना कि फीजिबल रिपोर्ट आप समझते होंगे, वो फीजिबल रिपोर्ट ही बनाते हैं। तो फीजिबल रिपोर्ट भारत की दृष्टिकोण से बनाएं, और उसके लिए एक ही चारा है कि हमारा इंस्टीट्यूट और हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट भारत में, और उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट का ही रोल नहीं होता है, जो इसमें MBAs भी होते हैं, जो हमारी टेक्नोलॉजी के कंपनी है, वो भी सब इसमें आए और जुड़ के एक बिग 5 बनाए, जो भारत की दृष्टिकोण से सोचे। तो अगर आप उसको हिंदू जागरण के साथ में जोड़ना चाहते हैं तो उसमें मैं बुरा नहीं मानूंगा, बहुत हमारे लिए तो बहुत सम्मान की बात है कि आपने उसके साथ में जोड़ा है। तो आलोक जी, वैसे तो आप भारत में बहुत सक्रिय रहते हैं। बिफोर वी गो फॉर हमारा जो वीकली राशिफल का जो है सेगमेंट, उसमें हम बात करते हैं। थोड़ा मैं ये बताइए कि आपके पंचांग के, आपके कैलकुलेशन के हिसाब से अभी 1-2 हफ्ते में क्या होने वाला है। एक एस्ट्रोलॉजर हैं जापान की, उन्होंने कहा है कि जुलाई में अभी अगले महीने ही जापान में बहुत बड़ी प्राकृतिक विपदा आने वाली है, और उसमें लाखों लोगों के मरने का संदेशा है। आप चूँकि अभी मैंने जैसे आपको बोला है, आपकी कैलकुलेशन क्या कहती है इसके बारे में, कुछ है आपको, या आप अभी इसमें कमेंट नहीं करना चाहेंगे? नहीं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये पिछले पॉडकास्ट में भी मैंने आपसे इस संबंध में चर्चा की थी कि आज कल बल्कि मंगल जो है वो सिंह राशि में चले गए हैं, और अगले 52 दिनों के लिए मंगल सिंह राशि में ही बैठेंगे। अगले सिंह राशि जी, और मंगल केतु के साथ आ गए हैं। तो जब मंगल केतु के साथ आते हैं तो बड़े पैमाने पर एक तो लड़ाई होती है, वॉर होती है। अच्छा। दूसरा अर्थक्वेक्स आते हैं, क्योंकि मंगल भूमि का कारक है। जब भूमि का कारक होता है तो जितने भी जमीन के अंदर हमारी टाइटेनिक प्लेट्स होती है, इनमें परिवर्तन आता है। तो अब क्योंकि सिंह राशि सूर्य का कारक है, तो सूर्य जो है वो, अगर हम दिशा की बात करें तो पूर्व, उत्तर और दक्षिण पूर्व दिशा का कारक है। तो जितने भी पूर्व दिशा में ग्लोब में देश स्थित हैं, उत्तर दिशा में हैं या दक्षिण पूर्व दिशा में जितने भी देश हैं, या उन स्थानों पे आगजनी कारक घटनाएं, युद्ध, भूकंप
ये सब चलेगा अगले 52 दिनों के लिए। वाह, ओके, चलो। दूसरा ये है कि शनि जो है वो मंगल से 8वें घर में है। 8वें घर में यानी षडाष्टक योग बना के बैठे हैं। शनि मंगल से छठे हैं और मंगल शनि से 8वें हैं। तो ये षडाष्टक योग जिसको कहते हैं, छठा और 8वां षडाष्टक योग, ये बहुत ही नेगेटिव योग कहा जाता है। छठा घर होता है रोग ऋण रिपु का। अब रोग का मतलब है जैसे आप देख रहे हैं कोरोना फिर से आ रहा है धीरे धीरे। जी जी, हाँ, ये भी जी। तो ये तो जितनी महामारियां हैं वो जागृत होंगी, युद्ध होंगे और अर्थक्वेक्स आएंगे। तो ये अगले 52 दिन, ये आज हम समझो बात अगले कर रहे 52 दिनों में। तो 8 जून, जी, 7 जून से लगा के चलिए, 7 जून से लगा अगले के चलते 52 दिन तक। हैं। अच्छा, जी, तो ऑलमोस्ट 2 अगले महीने हो जाते 52 हैं। दिन का समय। हाँ। हाँ जी, बिल्कुल 2 महीने हो जाते हैं। तो तो श्रोताओं, 7 मैं जून से यही कहना लेके- चाहता हूँ आप लोगों से कि आप एक तो पहले तो अपना ध्यान रखिए, और अगर आपका कुछ ट्रैवल का प्लान है कुछ इस तरीके का, तो अगर अवॉइड कर सकते हैं। आपने अगर जब तो आपने बताया जो पूर्व का मतलब हो गया जापान और उत्तर नॉर्थ साइड में। नॉर्थ में, तो जी। नॉर्थ हेमिस्फीयर की आप बात कर रहे हैं। जी जी जी। तो ऑस्ट्रेलिया सेफ है फिर, इसका मतलब। और दक्षिण पूर्व अगर आप भारत से देखेंगे हाँ, तो दक्षिण पूर्व पड़ता है अपना जापान से लेके ये जितना भी थाईलैंड, हांगकांग, सब में। चाइना, ये सारा एरिया, जी, म्यांमार, इन सब जगहों पर तबाही आने के आसार है। अच्छा, ये सिलसिला चलेगा जी आपका 28 जुलाई तक। 28 जुलाई तक। अच्छा, जी। तो श्रोताओं, जिसने भी टिकट बुक 28 करे जुलाई हैं, जी 28 जुलाई तक, जी जी। जी, तो जिसने ये भी समय टिकट जो बुक है करे बड़ा हैं, घातक। जी, तो अगर टिकट आपने बुक करा लिए हैं, तो आप एक कंटिजेंसी प्लान जरूर बनाइएगा। और अगर टिकट नहीं बुक कराए हैं तो 28 जुलाई के बाद का भी कर सकते हो। तो यही आपको सलाह है। देखें, अब ये एक टेस्ट हो जाएगा। मैं इसको इस तरीके से मानूंगा कि जो हम ये प्रयास कर रहे हैं 8 से 9 के बीच में, देखिए हमारी जो सनातन परंपरा है, जो धरोहर है, क्या वाकई में उसका इस्तेमाल हो सकता है। तो ये इसका इस्तेमाल है कि हमने 28 जुलाई के बाद का ट्रिप का प्लान करा। देखिए कैसे जाता है। चलिए आलोक जी, हम बात करते हैं वीकली राशिफल का, और देखें हमारे श्रोताओं को आप क्या बताते हैं। जी, सबसे पहले मैं भगवान गणेश की एक छोटे से मंत्र के साथ इस प्रोग्राम की शुरुआत करना चाहता हूँ, इस परिचर्चा की। ओम सजयति सिंधुर्वदनो देवो यत्पाज पंकज स्मरणम वासर मणितमसाम राशिन्नाशयति विघ्नानाम। ओम सुमुखश्च कविलो गजकर्णका लंबोदरष्टविकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादश एतानि नामानि ये पठे शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। ओम शुक्लां वरदरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रं कल्पशं पराशरात्मजं वन्दे जुगदातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णुवे नमो वे ब्रह्मणिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहो परो हरि अभाललोचनः शंभुर्भगवान् बादरायण। ओम गणपते नमः। ये गणेश जी के 12 नाम हैं। इनका निरंतर रूप से व्यक्ति अगर जाप करेगा तो सभी प्रकार के उपद्रवों से उसकी रक्षा होगी, ये निश्चित है। जी जी, तो अब हम बात करते हैं जी, वीकली राशिफल बात की। करते हैं। जी जी, तो आज इस पूरे हफ्ते में चंद्र जो है वो तुला राशि, आज चंद्रमा तुला राशि में
मौजूद रहेंगे। और आज द्वादशी तिथि है। द्वादशी मीन्स 12th। जो मून की जो आप ये कह लीजिए प्रोग्रेस है या उसकी जो चाल है चंद्रमा की, उसके हिसाब से आज चंद्रमा जो है तिथि के हिसाब से द्वादशी तिथि है। और ये द्वादशी आज ही एकादशी तिथि का भी व्रत, क्योंकि एकादशी तिथि सुबह 7:12 तक रहेगी, सूर्योदय के 9:40 तक रहेगी, सॉरी 7:18 तक रहेगी। और चंद्रमा जो है तो राहु के नक्षत्र में रहेगा, तुला राशि में। अब राहु जो है वो बहुत ही एनालिसिस का ग्रह होता है, इन डेप्थ एनालिसिस का, वाद विवाद का। राहु जो है वो कमियां निकालने वाला ग्रह है। राहु पास्ट से जुड़ा हुआ ग्रह है। तो राहु इस समय कुंभ राशि में बैठा है। तो अब हम पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि में चंद्रमा जो है वो सप्तम भाव में रहेंगे और लगन में इनके शुक्र बैठे हुए हैं। तो जब चंद्रमा और शुक्र की आमने सामने की दृष्टि होती है तो मेष राशि वालों का पूरे हफ्ते मूड स्विंग होता रहेगा। जब इनका मूड स्विंग होगा तो क्या होगा कि इनको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना है, अपने इमोशंस पर नियंत्रण रखना है, वरना मेष राशि के लोग अपने संबंध लोगों से बिगाड़ सकते हैं। उनके पारिवारिक संबंध, उनके लव लाइफ, उसमें समस्या आ सकती है और उनको खुद नहीं पता होगा कि वो किस तरीके की बातें कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मूड स्विंग्स होंगे चंद्रमा की वजह से। तो उनको कुछ ना कुछ अगर मीठा दान करें वो, या लोगों को मिठाई खिलाएं या मीठा बांटे, चाहे चॉकलेट ही बांट दें, तो उससे उनको काफी रिलीफ मिलेगा। जी ठीक है? जी हाँ, उससे उनको बहुत, मेरे वो कहते हैं ना, खाओगे मीठा तो वचन होंगे मीठे। तो सही सही बोला आपने। वैसे भी उनको अगर अपनी अगर वाणी का मिठाई ध्यान खिलाएं तो रखना अच्छे चाहिए। रहेगा। जी। जी तो उनके जो भाग्य स्थान का स्वामी है बृहस्पति, बृहस्पति उनके पराक्रम भाव में बैठा है। तो बुध के साथ तो दोनों ही ज्ञानी हैं। हो सकता है उनका वाद विवाद हो जाए लोगों से, किसी भी चीज को लेकर के व्यर्थ के वाद विवाद में ना पड़े और अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश ना करें कि उनका ज्ञान सामने वाले से ज्यादा श्रेष्ठ है। कोशिश हो करके सामने वाले की भी सुने और बहुत ज्यादा वाद विवाद में ना पड़े। ओवरऑल जहां तक धन की बात है तो उनके इस समय खर्चे ज्यादा रहेंगे। अब खर्चे ज्यादा होने की वजह से इस पूरा हफ्ते उनको अपना बजट का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उनके कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्चे भी आ सकते हैं उनके सामने। इस समय अगर वो कोई प्रॉपर्टी का आप ये कह लीजिए सोल्यूशन करना चाहते हैं, उसमें कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, तो उसमें उनको सफलता मिलेगी। काफी टाइम से अगर नहीं बिक रही है और उनको अगर फीमेल है तो उनके अपने मेल पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और मेल है तो अपने फीमेल पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और छोटी मोटी बात पे मन मुटाव से बचना है। कुल मिला के मेष राशि वालों के लिए मूड स्विंग्स का समय चल रहा है, तो उनको अपने मूड का ध्यान रखना है। जी अब हम बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों के लगन में सूर्य है, तो वो सेल्फ पॉजेसिव हो जाएंगे। उनको लगेगा कि उनमें बहुत ज्यादा आप लेके कह लीजिए ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सूर्य जो है वो आत्मा कारक तत्व है। ये तप के लिए तो अच्छा है, अगर व्यक्ति तपस्या करे, मंत्रों का उच्चारण करे, ज्ञान ध्यान की प्राप्ति के लिए जाए तो उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन वही सूर्य अगर आदमी के अपने व्यक्तित्व पर आ जाए तो उसको लगता है कि उससे बड़ा, मतलब आप ये कह लीजिए अच्छा आदमी कोई नहीं है। तो वृषभ राशि वाले हो सकता है बहुत घमंड में आ जाएं और उनको हो सकता है वो दूर लोगों से दूरी बना लें। उनको ये लगने लग जाए कि उनकी सोच आम लोगों से अलग है, या उनके आसपास के जो दायरे में लोग हैं उनसे बिल्कुल वो अलग सोचते हैं और बहुत यूनिक सोचते हैं। तो उनको ये ऐसा लगने लग जाए और वो अपनी दूरी बना ले लोगों से, तो उनको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। जी उनके खर्चे बढ़ जाएंगे वृषभ राशि वालों के, क्योंकि उनकी सोच यूनिक होने की वजह से उनकी चॉइस भी यूनिक हो जाएगी। तो वो हो सकता है कि महंगी से महंगी आइटम
खरीदने के चक्कर में अपने बजट का बंटाधार कर लें, तो उनको अपने बजट का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसे लोग शानो शौकत की तरफ कुछ जरूर से ज्यादा ध्यान देंगे, वृषभ राशि वालों लोग, तो हो सकता है उनका खर्चा ज्यादा हो जाए और वो लोगों से अचानक दूरी बना लेंगे। तो उनको चाहिए कि वो थोड़ा सा गायत्री मंत्र या आदित्य हृदय स्तोत्र जो सूर्य को नियंत्रित करते हैं, प्रसन्न करते हैं, इन मंत्रों का अगर वो जाप करेंगे, गायत्री मंत्र का विशेष तौर पे, तो उनको विशेष लाभ होगा। ये भी अच्छी बात आपने बताई आलोक जी। सॉरी मैं आपको एक सेकंड के लिए डिस्टर्ब कर रहा हूँ। सोचता हूँ एक तो हो गया कि जैसे कि ये होगा, दूसरा है कि अगर तो कोई चीज़ तो होगी, जैसे बरसात तो होगी, ये मालूम पड़ गया, ये एक पार्ट है। दूसरा है कि आलोक जी ने जैसे अभी बताया कि गायत्री मंत्र का आप जाप करें, तो गायत्री मंत्र ऐसे हो गया कि आप घर से निकले तो आप छतरी लेके गए, तो बरसात तो होगी लेकिन आप छतरी लेके जा रहे हैं जिससे कि आप भीगेंगे नहीं या कम भीगेंगे। ऐसे मैंने ठीक बोला ना आलोक जी? बिल्कुल बिल्कुल जी बताइए। तीसरा मिथुन राशि वालों की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों का स्वामी बुध, वो उनके अपने स्थान में है, साथ में गुरु है, गुरु महाराज भी साथ में विद्यमान है। अब गुरु जो है मिथुन राशि वालों के लिए उनकी माता पिता को प्रभावित करेगा, तो उनको अपने माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी रखनी चाहिए और उनको अपनी जिम्मेवारियों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। अगर उनको मान लीजिए माता पिता कोई मदद मांगते हैं या सेवा के लिए बुलाते हैं, तो उनको मानसिक तौर पे तैयार हो जाना चाहिए। उसके हिसाब से उनको अपनी सारा वीकली जो भी प्रोग्राम है वो शेड्यूल कर लेना चाहिए, ताकि उनको ये ना लगे कि उनकी लाइफ में डिस्टरबेंस आ गई माता पिता की वजह से। तो उनको अगर वो मेंटली तौर पर प्रिपेयर्ड हो जाएंगे कि उनके घर में उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी इस पूरे हफ्ते, तो उनको तकलीफ नहीं होगी। उसके अकॉर्डिंग वो अपने जो भी प्रोग्राम्स है वो शेड्यूल कर लें। और दूसरा ये है, अगर उनके घर में कुछ, क्योंकि चौथा घर माता के अलावा सुख स्थान का है, तो उनको अपनी गाड़ी पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अगर उनकी गाड़ी की सर्विसिंग ड्यू है तो उसको बहुत ज्यादा ना चलाएं, पहले प्रॉपर सर्विसिंग करा लें, उसके बाद चलाएं, नहीं तो गाड़ी उनको धोखा दे सकती है रास्ते में। या उनकी गाड़ी में कोई डेंट भी आ सकता है, तो ज्यादा एग्रेसिव होके ना चलाएं और अपने आसपास, या ड्रिंक करके ना चलाएं, ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें, वरना उनको तकलीफ हो सकती है। और इस समय अगर वो पढ़ाई करना चाहते हैं, जो लोग अगर अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देंगे, तो उनको बहुत ज्यादा फोकस्ड होकर के अगर ध्यान देंगे, डिटरमिन्ड होकर के ध्यान देंगे, तो उनको बड़ा लाभ होगा। इसके अलावा ये समय उनके मानसिक और बौद्धिक पुनरुत्थान का समय है, यानी इस समय का वो भरपूर लाभ लेंगे। अगर अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए एक्सरसाइज करेंगे, अपनी जो भी कमियां हैं उन पर ध्यान देंगे और एक नया अपना डाइट शेड्यूल तैयार करें, अपने अंदर जो भी कमियां हैं उसको, और अगर वो ध्यान दें, तो मिथुन राशि वालों के लिए ये समय एक पुनरुत्थान का समय है। बहुत ज्यादा अच्छा समय मैं इसको मानूंगा, लेकिन ये समय उनको डिसिप्लिन बनाएगा, ये समय उनको बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव भी बनाएगा। जी, अब हम बात करते हैं कर्क राशि वालों की। जी। अब कर्क राशि वालों का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा इमेजिनेशन का, एजम्पशन का, कल्पना शक्ति का, आप ये कह लीजिए चंद्रमा वाले लोग बहुत ज्यादा काल्पनिक होते हैं। तो जितने भी कवि मिलेंगे आपको, ओवरसीज ट्रेवलिंग वाले मिलेंगे, जो भी वाटर रिलेटेड काम करते हैं, मर्चेंट नेवी में या शिपिंग इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं, जो मेडिसिन इंडस्ट्री में काम करते हैं, उन सब का मालिक वो सब चंद्रमा से प्रभावित होते हैं। तो चंद्रमा इस समय, राहु इस पूरे हफ्ते में 4-5 नक्षत्रों से होके निकलेंगे चंद्रमा। जैसे अभी राहु के नक्षत्र में है, कल गुरु के नक्षत्र में आ जाएंगे, 10 तारीख को शनि के नक्षत्र में, 11 तारीख को बुध के नक्षत्र में, 12 तारीख को मूल यानी केतु के नक्षत्र में, 13 तारीख को शुक्र और 14 तारीख को सूर्य के नक्षत्र में आ जाएंगे। तो क्योंकि ये चंद्रमा अचानक बदलाव का कारक है, तो इन लोगों को अगर ट्रैवलिंग करनी पड़ जाए तो इसके लिए ये मेंटली प्रिपेयर्ड रहे। हो सकता है इनका पूरा हफ्ता ट्रैवलिंग में जाए, खासकर जो लोग ट्रैवलिंग का काम करते हैं, ट्रैवल ट्रेड में होते हैं,
उनके लिए मैं विशेष तौर पे बता रहा हूँ, या हो सकता है उनका ट्रांसफर हो जाए, उनको अचानक से कहीं और पोस्टिंग हो जाए, उनकी ट्रांसफर हो जाए, तो उनको इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होना है। और इस समय उनको अपने घर के जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट हैं उनकी तरफ विशेष ध्यान देना है। अगर उसमें कोई खराबी आती है तो उसको तुरंत रिपेयर कराएं, या उसका जो भी निराकरण है वो कराएं। इस समय उनको आप ये कह लीजिए एक तरीके से अपने मन को, जैसे लोग एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को, जी जैसे लोग हनीमून पीरियड के मूड में रहते हैं, जी उनको इस समय एंजॉय करने की कोशिश करनी चाहिए। वो अगर हो सके तो उनको जितना हो, जहां पर भी वो जा रहे हैं वहां पर उनको अपनी भरपूर लाइफ एंजॉय करनी चाहिए और नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये समय ये आपने अच्छा उनको बताया, हो सकता हनीमून है। मूड। ये मुझे अच्छा जी 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 हमेशा हनीमून जी। हाँ, क्योंकि चंद्रमा शुक्र की राशि से जी शुरुआत कर रहा है, तो शुक्र जो है वो एंजॉयमेंट का कारक है। सो दे शुड ट्राई, जैसे वो अगर म्यूजिक सुने, गाने गाएं, पार्टी करें, लोगों से मिलें, जी इस जी टाइप के काम करेंगे, बजाय कि परेशान रहने के, जो उनकी निजी समस्याएं हैं उनको लेकर परेशान होने के बजाय वो अपने सर्कल में ही एंजॉय करें, तो उनके लिए अच्छा रहेगा। और व्यर्थ के वाद विवाद से दूर रहे कर्क राशि वाले। अब हम बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के लिए ये अगले 52 दिन की मैं बात करूंगा। अभी मैंने बात की थी, मंगल और केतु लगन में आए हुए हैं, जी राहु उनके लगन को देख रहा है। राहु सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है और राहु उसका एंटी होता है। तो राहु और मंगल की युति, इस समय उनको चोट लगने का भय है, उनको एक्सीडेंट, इंजरी, इसकी समस्या आ सकती है। उनको अचानक से, जैसे कहना चाहिए ना, वो आदमी को स्ट्रोक हो जाता है, जी उसका भी उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि इसलिए वो थके नहीं, अपने आप को थकाए नहीं। ये ना हो कि उनकी बॉडी एक चीज, एक परिस्थिति को कोई अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी वो काम में लगे हुए हैं बहुत ज्यादा रात तक, या बहुत कई कई घंटों तक एक ही पोस्चर में बैठे हुए हैं और स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं। मतलब सिंह राशि वालों को अपनी फिजिक पर खास ध्यान देना है, अपनी बॉडी पर खास ध्यान देना है। अगर उनकी दवाइयां चल रही है तो उसको रेगुलर, जो लोग दवाई ले रहे हैं वो रेगुलर लेते रहें, उसको मिस ना करें। मतलब सिंह राशि वालों के ऊपर शारीरिक तौर पर जो भी गतिविधियां हैं उसका विशेष ध्यान रखना है, और अपने आप को थकाए नहीं। किसी भी तरीके के आप ये कह लीजिए कि ट्रायल, मेडिसिन ट्रायल से दूर रहें। वो ऐसा ना करें कि वरना उनको इन्फेक्शन, एलर्जी या रिएक्शन हो सकता है। कोरोना जैसी महामारी से ऐसे लोग दूर रहें और अपने ट्रैवल प्लान को रिस्ट्रिक्ट कर ले जितना हो सके। उनको अगर घर में ही रहे और ज्यादा क्रोध ना करें, लोगों से वाद विवाद ना करें। हाँ, एक्सरसाइज रेगुलर करें, जिम रेगुलर जाएं, ठीक है। तो और इसके अलावा ये समय अगर अगर अपना स्पिरिचुअलिस्टिक, वो अपने जीवन को बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, उसकी ग्रोथ करना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिस्टिक ग्रोथ, उसके लिए सही समय है। दुर्गा सप्तशती का निरंतर पाठ करेंगे सिंह राशि वाले, तो सभी प्रकार के उपद्रवों से बचे रहेंगे और उनके जीवन में खुशियां खुशियां आएंगे। दुर्गा सप्तशती, ये मैं विशेष तौर पे बता रहा हूँ क्योंकि मंगल जो है शक्ति का कारक है और माँ दुर्गा को शक्ति का ही स्वरूप माना गया है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो पत्नी है वो, और वो दुर्गा, वो अगर आप पत्नी में दुर्गा का रूप देखें और तो उनसे पंगे ना लें। जी जी बताइए। अब हम बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों को शनि देव अपनी 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। अब शनि देव की दृष्टि, जैसा सबको मालूम है कि वो खराब होती है, खासकर 7वीं दृष्टि। तो कन्या राशि वालों के लिए शनि देव 5वें और 6ठे भाव के स्वामी हैं। तो 5वां भाव जो होता है वो संतान का होता है, लव लाइफ का होता है। तो उनको अपनी लव लाइफ के ऊपर अपने से जुड़े हुए जिन लोगों से भी उनकी अटैचमेंट है, अब व्यक्ति की अटैचमेंट अपनी संपत्ति से भी हो सकती है, इंडिविजुअल से भी हो सकती है। तो जिस किसी चीज से भी उनका लगाव है, उनकी अटैचमेंट है, उसका खास ध्यान रखें। उसके साथ अपने संबंधों को या उस चीज की सुरक्षा की तरफ वो विशेष ध्यान दें। यानी उसके साथ कहीं ऐसा ना हो कि
मान लीजिए आपको अपनी गाड़ी से बहुत लगाव है, तो आप अपनी गाड़ी की जो भी सर्विसिंग है या उसकी मेंटेनेंस है उस पर ध्यान दें। इसी प्रकार आपके प्रेमी या प्रेमिका, उनके जो भी इमोशंस हैं उनकी तरफ विशेष ध्यान दें और बेकार की गलत फहमियों से बचें कन्या राशि वाले। और इस समय वो ये भी ध्यान रखें ओवर ऑक्यूपाइड ना हो, बहुत ज़्यादा मसरूफ ना रहें, बहुत ज़्यादा बिजी ना रहें। हो सके तो अपने प्रेमी जनों के लिए टाइम निकालें, वरना ये शिकायत हो सकती है कि भाई तुम्हें तो हमारे लिए टाइम ही नहीं है। तो कन्या राशि वालों के लिए अपना रूटीन वो सोच समझ के जरा देखें, क्योंकि उनका रूटीन गड़बड़ हो सकता है और वो उनकी पाचन शक्ति में भी समस्या आ सकती है, डाइजेशन में भी। तो बाहर का उल्टा सीधा खाना अवॉइड करें, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो बहुत ज्यादा खाने पीने को लेकर के वो सचेत रहे, घर का ही खाना खाएं, बाहर का खाना ना खाएं और बासी खाना ना खाएं। ये ना हो कि एक दिन पुराना खाना गर्म करके कई लोग खा लेते हैं अगले दिन भी, इस सबको अवॉइड करें। ये तो हर कोई करता है यहाँ पे आलोक जी। हाँ, लेकिन कन्या राशि वालों को विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। सचेत रखने की, अच्छा ठीक है। ठीक, अब हम बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया पीरियड चल रहा है। वो जितना लाइफ को एंजॉय करेंगे, जितना पार्टियां करेंगे, लेकिन ये ध्यान रहे रात बेरात की पार्टी ना करें, अपनी नींद प्रॉपर लें, ठीक है। ये समय शायरी में, कविता में, पार्टी में, लोगों से मेल मिलाप करने में, रोमांस में, इसमें जाएगा तुला राशि वालों का। और जो लोग कानून कचहरी की पढ़ाई कर रहे हैं, लॉ कर रहे हैं, उनके लिए विशेष ज्ञानवर्धक रहेगा। उनको नए नए अनुभव होंगे, नए नए तजुर्बे होंगे, उनके लाइफ में नए नए लोग, विद्वान लोग जुड़ेंगे जो उनसे ज्यादा विद्वान है। तो तुला राशि वालों के लिए बहुत कुछ लर्निंग का और एंजॉयमेंट का टाइम है, लेकिन उनको अपने ड्रिंकिंग हैबिट पे कंट्रोल करना चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे तो उनके स्वास्थ्य पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ने वाला है। जी, और इसका एक तरीका ये है कि वो अपनी पत्नी को अगर गिफ्ट दें कुछ ना कुछ, ये एक उपाय उनका बनता है। अगर वो अपनी पत्नी को कोई गिफ्ट दें या अपने लाइफ पार्टनर को, फीमेल्स हैं तो मेल को गिफ्ट करें और वाइस वर्सा, तो उनका उससे जो उनकी पॉजिटिव एक, आप ये कह लीजिए, खुशी होगी, उसका इनके ऊपर बहुत ज्यादा पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है, वो आपको कैसी वाइब्स दे रहा है, इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो अपने लाइफ पार्टनर को दुखी ना करें या अपने प्रेमी को दुखी ना करें, जितना हो सके उसको खुश रखने का प्रयास करें। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों के कर्म स्थान में, वृश्चिक राशि वालों का स्वामी मंगल होता है। मंगल उनके कर्म स्थान में बैठा हुआ है। कर्म स्थान में उनके बड़े व्यापक परिवर्तन आएंगे। मतलब हो सकता है उनके कुछ कुलीग्स नौकरी छोड़ के चले जाए या कुछ नए लोग आ जाए, उनके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेवारियां बढ़ेंगी अपने कर्म स्थान में। अगर वो नौकरी कर रहे हैं तो, या अगर वो अपना बिजनेस कर रहे हैं तो हो सकता है उनके एम्प्लॉइज छोड़ के चले जाए। जी, तो उनके ऊपर काम का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, सिंह राशि वालों के ऊपर, तो वृश्चिक राशि वालों के ऊपर। तो उनको अपने काम धंधे के प्रति बहुत ज्यादा सचेत रहना चाहिए और वहां की सुरक्षा, उस स्थान की सुरक्षा के लिए भी चोरी चकारी का ध्यान रखें, अग्निकारक घटनाओं का ध्यान रखें। वहां पर अपने जो भी इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हैं उसको बिल्कुल ठीक रखें, अपने एयर कंडीशनिंग सिस्टम उसको ठीक रखें और वहां पर किसी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो, इस चीज का विशेष ध्यान रखें सिंह राशि वाले। और वो बहुत ज्यादा वृश्चिक राशि वाले, और वो बहुत ज्यादा ओवर ऑक्यूपाइड रहेंगे। इस समय हो सकता है कि उनको ओवर टाइम काम करना पड़ जाए। और इस समय अगर वो अपने घर में कोई रिनोवेशन कराना चाहते हैं, अगर वो उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है तो उसको इग्नोर बिल्कुल ना करें। पेंट पॉलिश, जो भी कोई रिनोवेशन कराना चाहते हैं या नई कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, तो उनके लिए ये समय उपयुक्त है। अब हम बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन उनको बिलो एब्डोमेन, पेट के नीचे की समस्याएं, उसकी तरफ उनको विशेष ध्यान देना चाहिए। तो उनको अपने स्टैंडिंग पोस्चर, सिटिंग पोस्चर, उसकी तरफ भी विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से हो सकता है उनको कोई ना कोई मांसपेशियों में खिंचाव आ जाए या न्यूरोलॉजिकल
कुछ दिक्कत आ जाए तो उन लोगों को अपने सिटिंग स्टैंडिंग पोस्चर के ऊपर विशेष ध्यान, इवन जैसे लोग लेटते हैं, जिस मुद्रा में वो सोते हैं या करवट बदलते हैं या अंगड़ाई लेते हैं, इन सब चीजों की तरफ भी उनको बहुत ज्यादा विशेष ध्यान रखना चाहिए। उनको योगा करना चाहिए ताकि उनकी इलास्टिसिटी बॉडी की वो किस सही मुद्रा रहे, में ठीक है? सोना चाहिए आलोक जी? सॉरी टू डिस्टर्ब अगेन। तो जैसे आपने बोला कि सोने की मुद्रा, वो किस मुद्रा में कैसे सोना चाहिए? देखिए ऐसा है कि ये धनु राशि जो है एक यौगिक राशि है। जितने भी ऋषि मुनि होते हैं, जो भी लर्नेड लोग होते हैं, उनकी राशि धनु मानी जाती है, क्योंकि धनु का मतलब होता है धनुष। धनुष में अगर तीर निशाने पे रहेगा तो फोकस्ड होकर के अगर धनु राशि वाले रहेंगे तो सबसे पहले तो उनको उन लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए, यानी अपनी दोनों भौं के बीच में और नाक के ऊपरी हिस्से की तरफ अगर फोकस करेंगे आंखें बंद करके, ये मेडिटेशन करने का तरीका है। ये आंखें बंद करके दोनों जो आईब्रोज होते हैं उनके बीच में ही ऐसा ध्यान करें कि जलते हुए दीपक की लौ की तरफ ध्यान केंद्रित करें। मन में वो इमेजिन करें कि वो आंखें बंद करके सिर्फ दीपक की लौ देख रहे हैं, तो भी एक ये मेडिटेशन होता है। तीसरा मेडिटेशन का कारक होता है अपनी सांस के आवागमन के ऊपर ध्यान दें। तो जब भी वो रात को सोएं, एक तो सीधा सोएं, बहुत ज्यादा टेढ़े मेढ़े होकर के ऊंची उल्टी सीधी करवट लेके ना सोएं, और सीधा सोने की कोशिश करें। और अगर उनको नींद नहीं आ रही है तो वो अपने ब्रीदिंग सिस्टम को ऑब्जर्व करें, सांस का इनहेल और एक्सहेल, उसकी तरफ ध्यान दें। वो भी एक बहुत बड़ा मेडिटेशन है, उसको करने से उनको लाभ मिलेगा। तो इस समय उनको अपने जागृति की तरफ, अपने पुनरुत्थान की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। काम धंधा उन लोगों का ठीक रहेगा, बल्कि हो सकता है ज्यादा ही आ जाए। और इस समय उनको अपने वैवाहिक जीवन की तरफ भी विशेष ध्यान देना चाहिए। लाइफ पार्टनर के साथ उनका कम्युनिकेशन प्रॉपर रहना चाहिए, और बात का बतंगड़ ना बनाए। ये ना हो कि कुछ कह दिया उसको लेकर के एक मुद्दा बना लिया। नो, अपने नर्व्स को कंट्रोल करके रखें, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। जी जी। अब हम बात करते हैं मकर राशि वालों की। जी। मकर राशि वालों का स्वामी शनि अपने से तीसरे भाव में आया हुआ है। तीसरा भाव मकर राशि वालों के धन भाव में राहु बैठे हुए हैं। इस समय उनके पास धन की प्रचुरता रहेगी। मतलब अगर वो थोड़ी सी मेहनत करेंगे, मान लीजिए आपकी भाषा में बोलूं, अगर वो $100 की उम्मीद करेंगे, उनको हो सकता है उनको $200 मिल जाए, $500 मिल जाए। इस समय उनके पास कैश का सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहेगा। इस समय वो कोई भी प्रोजेक्ट करेंगे, उसके ऊपर अगर निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो उनको सफलता जरूर मिलेगी। ये क्योंकि शनिदेव उनके पराक्रम के घर में है। उनके रुके हुए काम, जो बहुत साल से जिस चीज के लिए वो प्रयास कर रहे हैं, अगर वो इस प्रोजेक्ट की तरफ, अपने रुके हुए पेंडिंग प्रोजेक्ट्स की तरफ ध्यान देंगे तो उनको सफलता मिलेगी मकर राशि वालों को। और इस समय उनका ये भी एक अच्छा समय है कि भाई बहनों से अगर उनका कोई टकराव या वाद विवाद चल रहा है तो आपस में बात करें, सॉल्यूशन की तरफ जाए। हो सके तो उनको बोले भैया फॉरगिव एंड फॉरगेट, हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जी। तो भाई बहनों से अगर कोई उनका तनाव है, उनकी बातचीत बंद है, तो उसको दोबारा शुरू करने के लिए बहुत अच्छा समय है उनका। अच्छा। तो दोनों रेसिप्रोकेट करेंगे, ऐसा नहीं कि एक ने कहा दूसरे ने इग्नोर करा। ये इसके लिए अच्छा मौका है। जी हाँ जी। इस समय वो घर में कुछ बदलाव कर सकते हैं। मतलब जैसे कई लोगों की आदत है अपनी सेटिंग चेंज कर देते हैं, सोफा सेट की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, फ्रिज दूसरी जगह रख देते हैं। तो इस समय ये भी संभव है कि वो अगर अपने घर की सेटिंग दोबारा चेंज करना चाहें तो उसके लिए सही समय है, और उससे उनको लाभ भी होगा। जी। और अब हम बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों को पुराने लोगों से लाभ होगा, बुजुर्गों से लाभ आलोक होगा। जी, आपके पास में 8 मिनट हैं, ठीक है ना? 8 मिनट में हमें तो कुंभ राशि वालों को बुजुर्गों के आशीर्वाद से लाभ होगा। तो कुंभ राशि वाले जितने बुजुर्गों की सेवा करेंगे, अगर उनके माता पिता नहीं भी हैं तो वो, जैसे मान लीजिए कोई बुजुर्ग आदमी सड़क पे जा रहा है, चाहे उसकी मदद कर दें, उसको सड़क पार करा दें, उसको लिफ्ट दे दें, उसके लिए कोई बैंक का फॉर्म भर दें, या उसको कहीं हॉस्पिटल में एडमिट करा दें। अगर उसकी आस पड़ोस में किसी बुजुर्ग व्यक्ति को उसकी आवश्यकता है उनकी मदद की, तो किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति की मदद अवश्य करेंगे कुंभ राशि वाले, तो उनके आशीर्वाद से बहुत उनको लाभ होगा। इसके अलावा इस समय उनके पास एसेट्स
जनरेट करने का टाइम चल रहा है कुंभ राशि वालों का। यानी वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी में, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसकी तरफ जाएं, शॉर्ट टर्म की तरफ ना जाएं। जी शॉर्ट टर्म की तरफ सोचेंगे तो उनको नुकसान होगा। आलोक जी, इसी तरह मुझे बड़ा शेयर अच्छा मार्केट लगता है में- जब आप नई चीजें बीच में लेके आते हैं, जैसे एसी को ठीक करा लो, क्रिप्टो ले लो। जी जी, ये सब ग्रहों को देखिए, ये सब ना ग्रहों को हर एक चीज से ग्रह हमारे प्रभावित होते हैं। जी। जैसे मैं बात करूं, जितने वाद्य यंत्र होते हैं हमारे, म्यूजिक सिस्टम होते हैं, ठीक है, ये बुद्ध का कारक है। जिन लोगों का बुद्ध अगर खराब चल रहा है, अगर वो अपने घर के में पड़े हुए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को ठीक करा ले तो उनका बुद्ध अच्छा हो जाएगा। ये छोटे छोटे उपाय हैं जो बहुत बड़े कारगर सिद्ध होते हैं। समझ गया जी, तो कुंभ राशि वाले इस समय बुजुर्गों के आशीर्वाद से बड़े लाभान्वित होंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से उनको बड़ा लाभ होगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ ना जाएं, क्योंकि उसमें उनके खर्चे बढ़ेंगे और उनकी आशाओं की पूर्ति नहीं होगी। कुंभ राशि वाले इस समय अपने आप को बहुत ज्यादा ऊर्जावान समझेंगे, अपने आप को ऐसा महसूस करेंगे कि उनके अंदर ऊर्जा कुछ जरूरत से ज्यादा आ गई है, चाहे वो शारीरिक ऊर्जा है, चाहे वो मानसिक ऊर्जा है, तो उनको उसको चैनलाइज करना पड़ेगा। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना नुकसान स्वयं कर लें, इतनी ऊर्जा आ जाए कि उनको समझ ही ना आए कि इसको कहाँ यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो अपनी इस शक्ति का वो सही ढंग से अगर उसका सदुपयोग करेंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा। उसके लिए वो अपना कोई रूटीन बना सकते हैं, अगर उनके पास कोई रूटीन फिक्स नहीं है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको यही नहीं पता होता कि अब हमें क्या करना है, अगली बार क्या करना है, क्योंकि उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, उनके ऊपर कोई एजेंडा नहीं होता उन लोगों के पास। तो ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ कि वो कहीं ट्रैवलिंग का प्लान कर सकते हैं, और ट्रैवलिंग भी करें तो हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाए, क्योंकि राहु पुरानी चीजों का कारक है। तो पुराने चर्चेस, पुराने मंदिर, पुराने जो भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, उस साइट्स पे विजिट करेंगे तो उनको बहुत ज्यादा लाभ होगा, अगर वो घूमने फिरने की प्लानिंग कर रहे हैं तो। और इस समय अपने घर की पुरानी चीजों का विशेष ध्यान रखें। अगर वो रिपेयर, रिन्यूअल जो भी मांग रही हैं, उनको उसी हिसाब से टैकल करें। जी, अब हम बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों के लगन में शनि बैठा हुआ है। जब लगन में शनि बैठता है, शनि का मतलब शनै शनै, धीरे धीरे। शनि बहुत लॉन्ग टर्म प्रभावित करने वाला ग्रह है, क्योंकि धीरे चलने वाला ग्रह है। तो इस समय इनको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी अपनी लाइफ को लेकर के। यानी अगले 6 महीने, साल, 2 साल, ये जितना ज्यादा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे उतना ही इनको लाभ होगा। इसके अलावा अगर वो घर बदलना चाह रहे हैं तो कुछ अपना कहीं ट्रांसफर उनका होने का भी योग चल रहा है। तो अगर वो किसी दूसरे स्थान पे मूव करना चाह रहे हैं या घर बदलना चाह रहे हैं तो उनके लिए ये सही समय है। और मीन राशि वाले, उनको एक बहुत अच्छा उपाय बता रहा हूँ। अगर वो मछलियों को दाना डालें, क्योंकि मीन का मतलब मछली होते हैं, जी जी, ठीक है, तो अगर वो मछलियों को दाना डालेंगे तो उनके लिए एक्वेरियम, लेकिन एक्वेरियम में क्या होता है, मेंटेनेंस बहुत जरूरी है, मछलियों की देखभाल बहुत जरूरी है। जी, कई बार लोग महीने के लिए मान लीजिए घर से बाहर चले जाते हैं तो मछलियां मर भी सकती है। तो उनको समुद्र के एरिया में जाना चाहिए जहां मछलियां ज्यादा मिलती हो, या जिस भी एरिया में मछलियां ज्यादा मिलती हो, वाटरी एरिया में उनको जाना चाहिए, उसमें उनको लाभ मिलेगा। शनि इनकी कुंडली में खर्चे का कारक है और इनकम का कारक है। तो उनकी इनकम को उन्होंने कहाँ यूटिलाइज करना है। अगर उनको कोई अचानक गेन हुआ है, बहुत सारे पैसे उनके पास आ गए हैं, तो उसकी इन्वेस्टमेंट कैसे होगी, इसका वो निर्णय बुद्धिमत्ता पूर्ण लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये समय ऐसा है जो लॉन्ग टर्म कमाई का या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का, तो इन लोगों को कोई प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और प्रॉपर्टी भी इनको लेनी चाहिए नियर सम सी बीच और रिवर, जहाँ कहीं पानी का स्रोत ज्यादा हो, कोई लेक हो, सी हो, ठीक है, ऐसी जगह पर, कोई रिवर हो, ऐसी जगह पर इनको प्रॉपर्टी लेके डाल लेनी चाहिए। इससे इनको फायदा होगा। और ये लोग जितनी पढ़ाई करेंगे उतना ही इनको लाभ मिलेगा, मीन राशि वालों को। और जितना ही अपने अंतर मन की तरफ झांकेंगे, अपने आप को सेल्फ एनालिसिस अपना करेंगे, उतना ही इन लोगों को लाभ मिलने वाला है। जी, तो ये थी हमारी 12 राशियां और उनका राशिफल। और यदि कोई श्रोता अपने निजी समस्याओं के बारे में, इवन ड्यूरिंग सेशन, अगर कोई अपनी समस्या के बारे में, उनको कुछ अपना नाम डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टाइम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ,
जन्म की तारीख, समय और स्थान ये बता दें तो उनकी जो भी समस्या है उसका मैं बड़ा सटीक सॉल्यूशन देने को तैयार हूँ। जी श्रोताओ, एक और हम काम करते हैं कि क्यों ना आलोक जी के जो डिटेल हैं वो ले लें। तो आलोक जी अपने डिटेल भी दे दीजिए। एक मेरा सवाल है प्लीज, सॉरी फॉर इंटरप्शन। जी जी, हमारी पूनम जी आ गए हैं श्रोताओ, तो नमस्कार जी। स्टूडियो में एकदम जो है ना चमक आ गई है। जी जी बताइए पूनम जी। अगर किसी के पास समय ना हो अपने बर्थ का, तो और कोई उसके बारे में बताए तो क्या वो ठीक होगा कि नहीं? समय जानना बिल्कुल होगा जी। खाली इसको हम प्रश्न कुंडली के माध्यम से करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं मालूम होती। तो फिर उनका कैसे करते हैं? उनको समय तो उनका प्रश्न कुंडली से, मान लीजिए अभी आपने यहाँ भारत में इस समय 4:25 समय हो रखा है जी, और आज तारीख हो रखी है 8 जून 4:25 मान लीजिए। अब आप सिडनी से बोल रहे हैं तो सिडनी में जो भी टाइम हो रहा होगा और जन्म स्थान को सिडनी लेकर के जहां से आप इस समय बात कर रहे हैं वहां पर जो भी समय चल रहा है तो वो समय और तारीख डाल करके आपका भाग्येश किस राशि में बैठा है, आपका लग्नेश, उस तरीके की कैलकुलेशन हो जाती है। दैट्स वेरी साइंटिफिक। क्या बात है। थैंक यू। आलोक जी अपना जो डिटेल है हमारे श्रोताओं को दीजिएगा दोबारा से, इससे कि वो आपको संपर्क कर पाए। तो भारतवर्ष का नंबर कोड तो मालूम है आप सबको, +91 होता है। और मेरा मोबाइल नंबर जी, और मेरा मोबाइल नंबर है 9873568111। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ जी, 9873568111। और आपका ईमेल वगैरह भी है तो वो भी जी, ईमेल आईडी है पंडित आलोक, एस्ट्रोलॉजर पंडित आलोक वाजपेयी 1967@gmail.com। तो पंडित में PAN PIT पंडित ALOK आलोक BAJPAI 1967@gmail.com। तो श्रोताओ इस सेवा का आप फायदा उठाइए। और मैं तो कहता हूँ कि वो लोग भी फ़ोन करें उसमें विश्वास नहीं करते हैं, और फिर आप एक शेयर करिए कि कैसा रहा आपका। मैं भी उन लोगों में से हूँ जो इस चीज़ में उस तरीके से विश्वास नहीं कर पाते हैं। हर एक की अपनी एक यही हमारे जो सनातन की जो सबसे अच्छी चीज़ है कि जो जिस डायमेंशन को छूना चाहे वो उसी से शुरू हो जाए। कोई ज़रूरी नहीं कि आप एक अपने आप को कॉपी बना लें किसी का। आप जैसे भी करना चाहें आप वैसे करें। अगर आपको विश्वास है तो भी ठीक है, नहीं विश्वास है तो भी ठीक है। तो विश्वास बन जाएगा। नहीं विश्वास नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ पूनम जी कि हर रीति अलग है। मैं अभी थोड़ा सा शोध कर रहा हूँ कई चीज़ों में। तो जैसे गीता है जी, तो गीता एक नहीं है, 60 के आसपास गीता है। अच्छा। तो अब जैसे अष्टावक्र गीता है, उनका अलग डायमेंशन है। और वो डायमेंशन आप जैसे कोई भी बीमारी, आपका जैसे शरीर है, आप अपने शरीर को कई तरीके से ठीक कर सकते हैं। इसमें एक्सरसाइज भी हो सकती है, खाना भी हो सकता है, मेडिसिन भी हो सकती है, चिंतन भी हो सकता है। बहुत बढ़िया, सही कहा आपने। कोई एक रास्ता नहीं है कि और हम इतने इस वक्त उस समय में हैं जहां इतनी सारी ऑप्शंस हैं हमारे पास जी, तो आप जिस डायरेक्शन में सोचना चाहे वहीं भंडार है ज्ञान का। बिल्कुल सही कहा। माई वे और हाईवे वाला चक्कर नहीं होता है। आलोक जी आपके समय का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मालूम है भारत में इस समय कितनी सुबह हो रही है, लेकिन आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोताओं को आप कितना फायदा पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल अमृत वेले, इसको अमृत वेला कहते हैं। इस टाइम पे आप सबका हार्दिक धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों की वजह से कम से कम मैं इस अमृत वेला का सदुपयोग कर पाता हूँ। आप हमारे श्रोताओं को बहुत सेवा दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। तो श्रोताओं हमारी पूनम जी आ गई हैं और